चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। तो जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक करने वाला हूं मैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए बेसिक आप पहले पढ़ के आए होंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है। एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे होगा। एक्स वाई क्रोमोसोम अगर जाइगोट के अंदर है तो वहां पे मेल का फॉर्मेशन होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल फॉर्म होगी। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के कई कई तरीके पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप, वो है क्रोमोसोमल। क्या? आपका क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहां पे क्रोमोसोम्स के बेसिस पे होगा। एक पढ़ेंगे हम लोग जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म, एक पढ़ेंगे हम लोग जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। और एक्स अपॉन ए क्रोमोसोम्स के बेसिस पे होता है, मतलब जो आपके एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, ए आपके ऑटोसोम है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पे किस तरीके से होगा। और तीसरा जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनवायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके अलावा इसी के साथ में एक टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर ये वाला दिया हुआ है। अब यहां पे देखते हैं कि किस किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होगा क्रोमोसोम्स के बेसिस पे। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जिस चीज के बारे में आप जानते हो उसी की। कौन से बेसिस? एक्स 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 वाई क्रोमोसोम की, एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम की। तो देखिए ध्यान से सुनिए पहले कि हमारे जो टोटल बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक को कहा जाता है ऑटोसोम और दूसरे होते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो ऑटोसोम है ये मेल और फीमेल में एक जैसे ही होंगे, सेम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग मामला है। फीमेल के अंदर 2 एक्स हैं, मेल के अंदर एक एक्स वाई है। तो यहां पे जब मियोसिस करते हैं या जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो जो क्रोमोसोम एक जैसे हैं, मतलब जो आपस में होमोलोगस है, ऑटोसोम सारे होमोलोगस हैं, तो वो मेल और फीमेल में दोनों में सेम होंगे, तो वो तो इजीली क्रॉस ओवर कर लेंगे। भाई ये सेक्स क्रोमोसोम किस तरीके से करें? तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जब एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम जब ये क्रॉस ओवर करते हैं या मियोसिस के टाइम पे जब भी ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो क्रॉस ओवर करने के लिए ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पे कुछ पार्ट हमारे कॉमन होते हैं। देयर आर फ्यू रीजन्स वेयर द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर सेम, तो उन पॉइंट से तो ये क्रॉस ओवर करते हैं। उसके अलावा जो वाई क्रोमोसोम है
वो एक्स क्रोमोसोम से अलग क्यों होता है? तो उस अलग होने का रीजन है वाई क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम से, दैट इज हॉलेंड्रिक जीन। क्या होती है यहां पे? हॉलेंड्रिक जीन होती हैं, जो कि इस वाई क्रोमोसोम को इन एक्स क्रोमोसोम से अलग बनाएंगी। जैसे एक जीन का नाम ले रहा हूं, टीडीएफ जीन। टीडीएफ जीन, टेस्टिकुलर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जो टीडीएफ होता है, ये क्या करवाएगा? ये हमारा टेस्टिस की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। किसके अंदर? मेल्स के अंदर। तो टेस्टिस हमारे मेल्स के अंदर फॉर्म होंगे, फीमेल्स के अंदर फॉर्म नहीं होंगे। तो ये क्या थे? हॉलेंड्रिक जीन थी। हॉलेंड्रिक जीन किस पे थी? वाई स्पेसिफिक थी। ये एक्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगी। और एक्स और वाई किस रीजन पे क्रॉस ओवर करेगा? कुछ रीजन होंगे जो सिमिलर रीजन होंगे, जो कि आपस में सिमिलर होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक्स 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 वाई टाइप का, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपका जो 10th में आप पढ़ के आए हो, हालांकि हमारे सिलेबस में भी है वो चीज कि जब क्रॉस ओवर एक तरफ मेल को बना दिया 22 प्लस एक्स एक्स, फिर दूसरी तरफ बना दिया मेल को 22 प्लस एक्स वाई, तो फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर करके दिखा दिया कि ये एक्स एक्स हो गई तो फीमेल हो गई है, ये वाले एक्स ने इसके साथ कर लिया तो फीमेल बन गई, इस एक्स ने वाई के साथ कर लिया तो मेल बन गया, फिर दूसरे वाले एक्स के साथ कर लिया तो ये फीमेल बन गई, फिर इसने कर लिया तो वाई बन गया, 50% हमारी फीमेल बन गई, 50% मेल बन गए। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो आप 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ के आए हो, इसमें कोई नई चीज तो मैं बता नहीं सकता, और बहुत इजी पार्ट है, इसमें समझने वाली भी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो अलग चीजें हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है एक्स 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 वाई टाइप का, एक्स 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 वाई टाइप का, उसमें क्या होता है? हमारी जो फीमेल्स होंगी, जो फीमेल्स होंगी वो क्या होंगी? होमोगेमेटिक होंगी। वो क्या होंगी? होमोगेमेटिक होंगी। उनके पास केवल एक टाइप का गैमेट होगा। और इसी तरीके से जो हमारे मेल्स होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोगेमेटिक होंगे। क्या होंगे? हेट्रोगेमेटिक होंगे। तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये किनके अंदर होता है? ये होता है हमारे इंसेक्ट्स के अंदर। किनके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका जो है एक्स 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 वाई था। तो इसमें आप एनिमल में मैमल कर लीजिएगा और मैमल में भी इंक्लूडिंग कर दीजिएगा ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो ये पहले टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन था, ये फर्स्ट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन था जहां पे एक्स 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 वाई टाइप पे बेसिस पे हुआ। अब मैं दूसरे टाइप की बात करूंगा जो हमारा होता है एक्स 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 जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो है हमें राउंड वॉर्म और इंसेक्ट्स, स्पेसिफिकली किसके अंदर? ट्रूबक्स, ग्रासहोपर और कॉकरोच के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहां पे दूसरा टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन लिख रहा हूं, एक्स 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 जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो ये किसके अंदर होता है? ये एग्जाम्पल किसके अंदर है? एक तो हमारे राउंड वॉर्म के अंदर होगा, ये राउंड वॉर्म के अंदर होगा। आपकी बुक में केवल लिख रखा होगा ग्रासहोपर, आपकी किताब में लिखा होगा ओनली ग्रासहोपर। उसके अलावा मैंने क्या बताया? राउंड वॉर्म के अंदर होता है, ट्रू बग्स के अंदर होता है, बग्स इंसेक्ट्स ही हैं। उसके अलावा अदर इंसेक्ट्स जैसे हमारे कॉकरोचेस हो गए, और ग्रास हॉपर हो गए, और ग्रास हॉपर्स हो गए। तो आपकी बुक में क्या दे रखा है? केवल ग्रास हॉपर दे रखा है, ठीक है। तो ग्रास हॉपर के अंदर क्या होता है? एक्स 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 जीरो टाइप का होता है। यहां पे क्या होता है? फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स होमोगेमेटिक होती हैं, होमोगेमेटिक होंगी,
और होमोगैमेटिक होने के साथ साथ उनके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। लेकिन मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इसलिए उसकी जगह 0 लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, 2 अलग ही मान के चलिए, तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोगैमेटिक है, यहां पे 2 अलग होंगे, मतलब दूसरा वाला एब्सेंट है, दूसरा वाला यहाँ पे क्या नाम है, एब्सेंट होता है। अब एक और जो एक्सेप्शन है देखो, हालांकि एक XX0 टाइप है, एक हमारा जो सबसे एक्सेप्शनल है वो पढ़ना है हमें ZZZW टाइप, जहां पे फीमेल तो हो जाएगी हिट्रोगैमेटिक, जहां पे फीमेल तो हो जाएगी हिट्रोगैमेटिक और मेल जो हो जाएगा वो रहेगा होमोगैमेटिक। तो ठीक है, नेक्स्ट वाला जो मैं लिख रहा हूं वो है ZZZW टाइप। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा अलग है, और ये किसके अंदर स्पेसिफिकली देखा गया है, आपकी एनसीईआरटी में तो दे रखा होगा ओनली बर्ड्स, ओनली इन द केस ऑफ बर्ड्स, लेकिन बर्ड्स के साथ साथ ये हमारा फिशेस सिल्कवॉर्म के अंदर भी देखा गया है। ये हमारा बर्ड्स तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा अगर ये और किसके अंदर ऑब्जर्व किया गया है, सिल्कवॉर्म के अंदर और हमारे फिशेस के अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया गया है। यहां पे उल्टा मामला होता है, यहां पे जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, जो मेल्स हैं वो हमारे क्या हैं, होमोगैमेटिक हैं, और जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं वो हमारी क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, वो हेट्रोगैमेटिक है। गॉट इट। तो ये होता है ZZZW टाइप। अब एक मैंने इसमें लिखा था, एक मैंने लिखा था आपका हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो भी देख लीजिए। हालांकि मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे उस चीज को एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे भी हमें पढ़ना है कि हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, और इस प्रोसेस को आरएनओटॉकी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो भाई साहब ये जो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कैसे होता है, ये जनरली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कहां पे, हनी बीज के अंदर। किसके अंदर, हनी बीज के अंदर। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, फीमेल्स जो होंगी वो होती हैं डिप्लॉयड, और जो इनके मेल्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, वो होते हैं क्या, हैप्लॉइड। तो जो डिप्लॉयड है इनके पास है 32 क्रोमोसोम, 32 क्रोमोसोम्स, एंड जो मेल्स हैप्लॉइड है इनके पास है कितने, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फीमेल, जो डिप्लॉयड फीमेल है, इट विल अंडरगो फॉर अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मियोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो ये करती है मियोसिस, और मियोसिस करके बनाती है एक हैप्लॉइड गैमेट को। अब मेल तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे माइटोसिस, ये करेंगे क्या, माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये भी क्या बनाएंगे, एक हैप्लॉइड गैमेट को बनाएंगे भाई, ये भी क्या करेंगे, एक हैप्लॉइड गैमेट को बनाएंगे। तो ये दोनों हैप्लॉइड और ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज कर गए तो हमारा क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, मतलब क्रोमोसोम नंबर फिर से रिस्टोर हो गया। तो भाई साहब ये जो हमारा यहाँ पे आया है डिप्लॉइड, ये जो डिप्लॉइड हमारा यहाँ पे आया है ये क्या बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है डिप्लॉइड है तो फीमेल ही बनना चाहिए, तो ये बनेगा हमारा फीमेल, ये बनेगा क्या, फीमेल। और फीमेल में भी क्या बनेगा, ये फीमेल में भी या तो वर्कर बनेगा, वर्कर भी जिसे कहते हैं जो इनफर्टाइल होती हैं, जो इनफर्टाइल होती हैं, और दूसरा ये बनेगा क्या, क्वीन, जो फर्टाइल होती हैं, जो कि
फर्टाइल होती हैं, केवल क्वीन ही होती हैं जो एग्स को ले कर सकती हैं, लेकिन वर्कर भी एग्स ले नहीं करती, वो केवल काम करने के लिए वहां पे होती हैं। तो देखिए फीमेल्स तो बन गई, मेल्स कैसे बनेंगे? मेल्स कैसे बनेंगे? तो मेल्स बनने के लिए क्या होता है, ये जो गैमेट बना था ये विदाउट एनी मियोसिस, ये बिना मियोसिस के ये क्या करेगा, सॉरी मियोसिस कह रहा हूं, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां पे क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जो गैमेट था ये सेल डिवीजन करने लगेगा, तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, यहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के ये जो एग है इट विल अंडरगो फॉर सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन करके हमारे हैप्लॉइड मेल्स को तैयार कर देगा। तो ये हैप्लॉइड मेल बन गए, जो इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, जिससे कि मेल तैयार हुए। ठीक है, तो ये था भाई साहब हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आज, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा, कुछ नया आप जो है इसमें गेन करोगे, नया कुछ चीज जानोगे, डोंट वरी। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से। तो दूसरा वाला जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, जेनिक बैलेंस, और x अपॉन ए क्रोमोसोम के बेसिस पे होगा, x अपॉन ए क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है। तो ये किस बेसिस पे होता है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा क्या, जेनिक बैलेंस, और x अपॉन ए बैलेंस। तो यहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑटोजोम, सॉरी नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोजोम के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोजोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यहां पे मैं क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन, और एक टेबल सी बना दे रहा हूं मैं, दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं मैं x अपॉन ए का रेशियो क्या है, x अपॉन ए का रेशियो क्या है, और तीसरा लिख दे रहा हूं उसका आउटकम क्या होगा, मतलब वहां पे सेक्स क्या होगा, सेक्स इंडेक्स क्या है, वहां पे सेक्स इंडेक्स क्या है। तो जैसे क्रोमोसोम का जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिख रहा हूं, दो तो यहाँ पे ऑटोजोम है और तीन हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, तो तीन 1 2 3, तो क्या था, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोजोम्स, दो ऑटोजोम है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारा x अपॉन ए रेशियो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है 3/2। तो 3/2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी हमारी 1.50, 1.50। तो इस केसेस में क्या होता है, सुपर फीमेल होती है, क्या होगी, सुपर फीमेल होगी, गॉट इट। फिर अगर यहां पे दो ही ऑटोजोम है और दो ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस बेसिस पे क्या होगा, यहां पे नॉर्मल फीमेल होती है, यहां पे नॉर्मल फीमेल होगी, गॉट इट। तीसरा हमारा जो है इसमें क्या हो गए आपके, तीन तो हो गए ऑटोजोम और एक हो गया, एक दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, ठीक है भाई। तो आपको ये वाई काउंट नहीं करना है, मतलब वाई का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, वाई क्रोमोसोम का यहाँ पे नो रोल, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाई का कोई रोल नहीं है, वाई को काउंट ही नहीं करना है, वाई प्रेजेंट भी है तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे,
तो आपको क्या करना है, 3 तो हो गए हमारे ऑटोजोम और 2 हो गए सेक्स क्रोमोसोम, तो ये कितने हो गए, ये हो गया आपका सेक्स क्रोमोसोम हो गए 2 और अपॉन 3 हो गए ऑटोजोम, 2/3। तो 2/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 0.67, और इनका सेक्स जो है डिटरमाइन नहीं होता, ये इंटरसेक्स होते हैं, ये इंटरसेक्स होते हैं। अब ये कहोगे कि भाई ये सब होता किसके अंदर है, तो ये होता है बेटा ड्रोसोफिला के अंदर। किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर होता है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है जो मैं बता रहा हूं, जेनिक बैलेंस या फिर X/A बैलेंस, ये ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया है। उसके अलावा एक है AA प्लस XY, तो यहां पे हमारे ऑटोजोम हो गए 2 और X क्रोमोसोम हो गए 1, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5, ये क्या बन जाएगा 0.5, और 0.5 की जो वैल्यू है ये हमारा होता है नॉर्मल मेल, इट इज व्हाट, नॉर्मल मेल, गॉट इट। उसके अलावा अगर यहां पे हो जाता है AA प्लस X0, तो यहां पे भी हमारा क्या कंडीशन बनेगी, 1/2 बनेगी, और ये जो आएगा ये भी हमारा नॉर्मल मेल ही होगा, लेकिन ये स्टेराइल होगा, ये फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल होगा जिसके पास वाई क्रोमोसोम था, गॉट इट। और लास्ट कंडीशन मैं बता रहा हूं, जहां पे 3 ऑटोजोम है और एक हमारा X क्रोमोसोम है, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा क्या 1/3, 1/3 करेंगे तो 0.33 की वैल्यू आती है हमारी, 0.33 की वैल्यू आती है। और इस कंडीशन में जो होता है वो होगा हमारा सुपर मेल, वो क्या होगा, सुपर मेल होगा। आ रही है बात समझ में। अब क्या होता है कि एक कंडीशन और है, यहां पे दो, देखिए यहां पे क्या होता है, ड्रोसोफिला और सिल्क वॉर्म के अंदर एक कंडीशन बनती है जिसे हम लोग कहते हैं गाइनेंडोमॉर्फ। गाइनेंडोमॉर्फ मतलब क्या होगा, गाइनेंडोमॉर्फ मतलब क्या होगा कि सपोज करो ये ड्रोसोफिला की बॉडी है, तो इसकी जो हाफ बॉडी होती है ये तो होगी मेल की, और हाफ बॉडी होती है फीमेल की। अब ऐसी जो कंडीशन बनती है इसे गाइनेंडोमॉर्फ कंडीशन कहते हैं, और ये क्यों होता है, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से। तो ये जो गाइनेंडोमॉर्फ की कंडीशन है ये क्यों बनती है, क्योंकि एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो ये गाइनेंडोमॉर्फ बन जाते हैं। और एक कंडीशन और है जिसे गाइनेंडर कहते हैं। गाइनेंडर मतलब क्या होगा, या तो मेल है या ये फीमेल है, ठीक है। सपोज करो ये मेल है, तो मेल की बॉडी पे कुछ पैचेस जो होंगे वो फीमेल टिश्यू के होंगे, मतलब जो यहां पे पैचेस आए ये पैचेस किसके थे, ऑफ फीमेल। और दूसरी कंडीशन है जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होगा, कुछ पैचेस आ जाएंगे मेल के, तो ये मेल पैचेस, मतलब सेक्स तो वही रहेगा लेकिन पैचेस कुछ टिश्यूज के वो किसी दूसरे सेक्स के आ जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग गाइनेंडर कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग गाइनेंडर कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, एक तो हो जाता है किसका, ड्रोसोफिला के अंदर, फ्रूट फ्लाई जो हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा सिल्क वॉर्म के अंदर, सिल्क वॉर्म के अंदर। ये था जेनिक बैलेंस, मतलब X/A क्रोमोसोम का जो सेक्स डिटर्मिनेशन था, मतलब यहां पे बैलेंस देखा जाता है एक्स क्रोमोसोम अपॉन, सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम, तो उनके बेसिस पे हमारे मेल और फीमेल डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर ये है तो सुपर फीमेल है। अब कहोगे कि सर सुपर फीमेल नॉर्मल फीमेल से कैसे अलग है, देखिए फिजियोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब ह्यूमंस में भी ऐसे केसेस होते हैं,
ह्यूमंस में भी ऐसे केसेस होते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मतलब एक्सीडेंटली क्या होता है कि फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, मतलब क्या हुआ, वहां पे 3 एक्स क्रोमोसोम हो गए। तो ये जो फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, उन्हें सुपर फीमेल कहा जाता है। और सुपर फीमेल फिजियोलॉजिकली यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल फीमेल एंड सुपर फीमेल, गॉट इट। लेकिन इनके अंदर बेटा थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी होती है। इनके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी होती है। जो इनका स्किन टोन है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़े से ये लीन होते हैं, मतलब नॉर्मल फीमेल से, मतलब आप डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते कि ये सुपर फीमेल ही है, बट इनकी जो आईज है उनके बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एज से पहले थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के कुछ कैरेक्टर होते हैं। ऐसी मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर मतलब क्या होगा कि एक्स एक्स वाई वाई हो जाता है, एक्स वाई वाई हो जाता है, तो इसे सुपर मेल कह देते हैं। मतलब ये ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। इसे जेकब सिंड्रोम कहा जाता है, इसे जेकब सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है, जेकब। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो ही है, मतलब दोनों होंगे फर्टाइल, नॉर्मली होंगे, लेकिन कुछ जो मतलब उनकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज रहती हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है वहां पे, मतलब उनके साथ डिजीज कंडीशन कुछ जुड़ी रहती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये ह्यूमंस के अंदर भी होता है। तो कुछ ये मत सोचिएगा कि सुपर फीमेल है तो ये जो है सुपरमैन टाइप की, कुछ स्पाइडरमैन टाइप की होगी, कुछ नए कैरेक्टर्स के अंदर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मली है, बस वहां पे क्रोमोसोम्स ज्यादा है, उन्हें नाम दे दिया सुपर, और क्या नाम है, सुपर मेल कह दिया, सुपर फीमेल कह दिया, बाकी कैरेक्टर वैसे होंगे फर्टाइल। हमारे मेल्स के, मतलब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इनके अंदर फर्टिलिटी होती है, क्योंकि जैसे अभी मैं आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाते समय मैं बताऊंगा कि वहां पे कुछ क्रोमोसोम लॉस्ट होने की वजह से या गेन होने की वजह से हमारे जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। जैसे डाउन सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अभी पढ़ाऊंगा जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे कैसे हुआ। ज्यादा समय ना लेते हुए लास्ट वाला बता देता हूँ, उसके बाद हमारा एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है जो है म्यूटेशन, उसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बेस, तो दूसरा वाला पढ़ लिया, जेनेटिक बैलेंस। इसमें एक और होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं नॉन एलोजोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये नॉन एलोजोमिक जो है फर्टिलिटी फैक्टर के बेसिस पे कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो जो जैसे कॉन्जुगेशन मतलब होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर है, तो इसे F प्लस कह दिया, F प्लस वाले को मेल मान लिया, जिसके पास नहीं था उसे F माइनस कह दिया। तो जो ये मेल है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, जो नहीं रख रहा है उसे फीमेल कंसीडर कर लिया। ये मेल क्या करेगा, सेक्स पाइलस बनाएगा, कॉन्जुगेशन करेगा। क्या करते हैं, ये पाइलाई नाम का एक ऑर्गन होता है इनके पास, बैक्टीरिया के पास, पाइलाई। कोई पीली भी पढ़ते हैं, मैं पाइलाई पढ़ता हूँ, PILL लगाई, ठीक है। ये बाहर एक प्रोजेक्शन होता है बैक्टीरिया के बाहर, और ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पे यूज होता है बिटवीन टू बैक्टीरिया। तो वहां पे क्या होगा कि जो जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर है F प्लस, प्लाज्मिड होता है ये, वो मेल की तरह कंसीडर होगा, और जिसके अंदर नहीं है वो फीमेल। तो मेल से फीमेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे हम लोग नॉन एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कह देते हैं। लेकिन एक जो है लास्ट वाला, जो एनवायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, वहां पे क्या होगा। तो लास्ट जो टाइप मैं बताने वाला हूं, दैट इज व्हाट, एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमारे मरीन वॉर्म होते हैं, उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया है, जो एनवायरमेंटल बेस्ड जो सेक्स डिटर्मिनेशन में बता रहा हूं। उसके अलावा आपके क्रेपिडुला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो होगा
यह हमारे मरीन वॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली होगा क्या, जो लार्वा प्रोड्यूस होता है इनिशियली, जो लार्वा होता है वहां पे सेक्स अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब लार्वा का कोई सेक्स नहीं है, ना तो ये पता कि ये लार्वा जो पैदा हुआ है ये मेल है, ना ये पता ये फीमेल है। लेकिन अब इसको सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, तो इसका जो सेक्स है ये अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लार्वा है, ये जो हमारे लार्वा हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं मड में, ये सेटल डाउन हो जाते हैं मड के अंदर। ठीक है, और जो सेटल डाउन होके मड में रह जाते हैं वो तो बन जाती है भाई फीमेल, वो तो बन जाती हैं फीमेल। और कुछ लार्वा क्या करते हैं, कुछ लार्वा क्या करते हैं, ये हमारी जो फीमेल जिसने इन लार्वा को ले किया है, जिन्होंने एग्स को ले किया था, जिन्होंने लार्वा प्रोड्यूस किए, तो ये लार्वा क्या होते हैं, जो फीमेल का एक ऑर्गन होता है जिसे प्रोबॉस्किस कहा जाता है। ठीक है, उसके पास में रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ जो प्रोबॉस्किस के पास में जो भी हमारा लार्वा प्रेजेंट होगा, तो ये प्रोबॉस्किस कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो इन लार्वा को, जो इस फीमेल प्रोबॉस्किस के पास आए, उनको मेल के अंदर कन्वर्ट कर देते। किनके अंदर कन्वर्ट कर देता है, मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। होता किसके अंदर है, हमारे मैरीन वॉर्म के, उनका नाम है बोनेलिया विरिडिस। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, बोनेलिया विरिडिस। ठीक है, और क्रेपिडुला, कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन था जो मैंने पढ़ा। हमें केवल एनसीईआरटी में वो पढ़ना था जो सबसे पहले पढ़ाया था, एक्स एक्स, जो हमने तुम्हारे एक्स 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 वाई पढ़ा, एक्स 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 जीरो पढ़ा, जेड 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 डब्ल्यू पढ़ा, या हेप्लोडिप्लॉइड पढ़ा, वो तो हमारे सिलेबस में है, उसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं म्यूटेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा म्यूटेशन, और देखते हैं क्या होगा म्यूटेशन के अंदर। आज तक मैं बहुत बार बोलता आया था कि म्यूटेशन म्यूटेशन म्यूटेशन, तो आज देख लेते हैं म्यूटेशन होता क्या है। देखिए, म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है म्यूटेशन ने हमारे इवोल्यूशन के अंदर। अगर म्यूटेशन ना होता तो इवोल्यूशन ना होता। क्यों, म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएशन आया, और वेरिएशन आने की वजह से ही स्पीशिएशन हुआ, और स्पीशिएशन होने की वजह से ही अलग अलग स्पीशीज हमारी इस अर्थ पे बनी है। तो म्यूटेशन का हमारे इस अर्थ के इवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। अब कहोगे कि यार म्यूटेशन ने ऐसा क्या किया, और म्यूटेशन होता कहां पे, तो बेटा म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मैं चैप्टर नंबर 6 में, जस्ट अगला चैप्टर है हमारा, उसमें पढ़ाऊंगा। बस उससे पहले थोड़े बहुत जो बेसिक पार्ट है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, 9th क्लास में बायोमोलिक्यूल आप पढ़ के आए हो, बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर पढ़ के आए हो, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारी तीन चीज मेन है, तीन चीज हमारी मेन होती है। बेसिक बता रहा हूं क्योंकि मुझे आगे इस म्यूटेशन को समझाने के लिए उस चीज की रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये पढ़ना हमें चैप्टर नंबर 6 में था, लेकिन यहाँ जरूरत है उस चीज की, और आप 11th में पढ़ के इतने अच्छे से आए होगे कि मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर। तो मैं आप लोग के भरोसे पे ना चल के अपना काम करता हूं। तो सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, जब भी डीएनए बनता है, डीएनए को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक पेंटोज शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और इस पेंटोज शुगर के साथ में एक लगा होता है जिसे हम लोग नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ यहाँ पे एक आपका फॉस्फेट लगा रहता है, फॉस्फेट लगा होता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो तरीके के होते हैं, एक को कहा जाता है प्यूरिन्स और दूसरों को कहा जाता है पिरिमिडिन्स, दूसरों को कहा जाता है पिरिमिडिन्स। ये डीएनए का स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्योंकि म्यूटेशन समझाना है।
तो प्यूरिन्स जो होते हैं ये भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक को कहा जाता है एडेनिन और दूसरों को कहा जाता है थाइमीन। ठीक है भाई। और जो पिरिमिडीन्स है इनको कहा जाता है, एक को कहा जाता है ग्वानिन और दूसरे को कहा जाता है आपका साइटोसिन। साइटोसिन, हालांकि यूरेसिल भी होता है लेकिन यूरेसिल केवल आरएनए में प्रेजेंट है। यूरेसिल जो होगा वो यहां पे डीएनए को बनाने वाले कौन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या था, एक पेंटोज शुगर थी, पेंटोज शुगर के साथ लगा था नाइट्रोजनस बेस और एक लगा था फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस में एक थे प्यूरिन जिसमें एडेनिन और थाइमीन थे, और पिरिमिडीन्स जो कि ग्वानिन और साइटोसिन थे। हालांकि पिरिमिडीन्स के तौर पे हमारे यूरेसिल और होते हैं, लेकिन यूरेसिल केवल आरएनए में प्रेजेंट है। जो यूरेसिल होते हैं ये केवल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर ये जो एडेनिन है और थाइमीन है ये एक साथ डबल बॉन्ड करते हैं। ठीक है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन है इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। गॉट इट। तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बेसिक सा बताया। अब देखिए कि हमारा होगा क्या, डीएनए के अंदर किस तरीके से ये जो म्यूटाजेनिक एजेंट है या म्यूटेजेंस है वो किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करेंगे। गॉट इट। तो मैं म्यूटेशन को स्टार्ट करता हूं। अब मैं म्यूटेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो हमारा म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन क्या है, ये हमारा सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है जो कि आपके क्रोमोसोम्स या जीन्स को बदल देगा। तो म्यूटेशन क्या हो गया हमारा, म्यूटेशन इज व्हाट, म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज था जो क्या करेगा, हमारा अफेक्ट करेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और जीन। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहां पे क्या हुआ, सडन हेरिटेबल चेंज हुआ जिसने हमारे क्रोमोसोम और जीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा म्यूटेशन हुआ है, ये म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो सकता है कि मतलब इसने जो ये क्रोमोसोम या जीन को बदला है ये करेगा क्या। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब थोड़े दिन पहले हमने क्लास की थी तो उसमें बताया था कि जो जीन होती है ये बेसिक यूनिट होती है, मतलब ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है हमारी, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप ऑल्सो। मतलब फिनोटाइप क्या है, जैसे सपोज करो कोई स्किन जो आपका कलर है उसको कोड करने वाली स्पेसिफिकली कोई जीन है, कोई स्पेसिफिक जीन है। अब म्यूटेशन हो जाए उसी जीन के अंदर तो आपका क्या होगा, जो मेलानिन का सिक्रीशन है, जो मेलानिन आपका हार्मोन है जिसकी वजह से आपका स्किन पिगमेंट आ रहा है, उसको वो बनना बंद हो जाएगा। क्यों, वो हमारी जीन बना रही थी, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करके कौन चल रही है, जीन चल रही है। मतलब उसको कैसे समझा जाए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पे है हमारे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के छोटे पार्ट को कह दिया मैंने जीन। तो ये क्या करते हैं, हमारी ये जो जीन्स होती हैं या क्रोमोसोम है ये क्या करके चलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं। मतलब जैसे सपोज करो ये जो मेरे हेयर्स हैं, जो मेरे हेयर्स हैं, ये हेयर भी एक तरीके की प्रोटीन है, दैट इज केराटिन। और इस केराटिन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहां पे है, हमारी जीन्स के अंदर है। वो कौन कौन कैरी करके चल रही है उसको, हमारी जीन कैरी करके चल रही है। और जीन क्या है, एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का, और डीएनए कहां पे प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये कैरी करके चलता है सारी प्रोटीन की सिंथेसिस को, और हर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। हर प्रोटीन की सिंथेसिस के, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन बनना है तो उसके लिए भी एक जीन होगी, आपका बाइल जूस बनना है उसके लिए भी एक जीन होगी,
आपका पैनक्रियाटिक जूस बनना है उसके लिए भी एक जीन होगी। आपका सपोज करिए प्रोलैक्टिन से लेके जितने हार्मोन आज तक आपने जिंदगी में पढ़े हैं, ऑल द हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, हर चीज प्रोटीन है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे एंजाइम्स हमारे प्रोटीन हैं। और उन प्रोटीन्स को बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? जीन के पास है। अब अगर सपोज करो वो जीन का स्ट्रक्चर ही बदल जाए या वो जीन ही डिसरप्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? म्यूटेशन कहलाएगी। और ये जो म्यूटेशन होता है, ये जो म्यूटेशन होता है, ये सडन चेंज है, ये सडन है। हमारी और तुम्हारी बॉडी में इस टाइम पे अभी भी थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशन हो रहे होंगे, लेकिन हमारे ऊपर कुछ असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो साइलेंट म्यूटेशन है। क्या है वो? साइलेंट म्यूटेशन है। ये उन रीजन्स में हो रहे होंगे जो कि नॉन कोडिंग है। मतलब हमारी बॉडी का जो डीएनए है, उस डीएनए का लगभग 98% नॉन कोडिंग है। मतलब वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन कैरी करके नहीं चलता। केवल 2% ऐसा डीएनए है जो हमारा क्या करता है? कोडिंग इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलता है। तो अगर कोडिंग इंफॉर्मेशन कैरी करके चलने वाले डीएनए के अंदर चेंज आ जाए तो भाई हमारी बॉडी का फिनोटाइप अफेक्ट होगा ना, तो वही म्यूटेशन कहलाएगा। सडन चेंज आ जाए, हेरिटेबल चेंज आ जाए। हेरिटेबल चेंज क्या भाई? अगर सपोज करो किसी 4 जनरेशन पहले किसी की प्रोजेनी जो रही होगी या किसी के एंसेस्टर रहे होंगे, उनके अंदर ये म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का कॉज कुछ भी हो सकता है, अभी बताऊंगा क्या कॉज हो सकते हैं। तो म्यूटेशन हो गया तो वो क्या होगा? म्यूटेशन वो उसी जनरेशन तक स्टैटिक नहीं रहेगा, वो उसी जनरेशन तक स्टैटिक नहीं रहेगा, वो अगली जनरेशन में पास ऑन होता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान समझिए। तो यहां पे क्या हुआ? ये सेल थी, इसमें ये डीएनए था। तो ये डीएनए क्या करता है भाई? एक आरएनए बनाता है। ये आरएनए क्या होता है? ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और ये आरएनए क्या करता है? इसके ऊपर राइबोसोम लगते हैं, मैं बेसिक बता रहा हूं। ये फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो आरएनए बना, ये किससे बना? डीएनए से बना। अरे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा क्या बनाता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाता है। और अगर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ही कोई बदलाव आ जाएगा तो आरएनए भी तो बदला हुआ आएगा। मतलब अगर इसके अंदर म्यूटेशन है तो जो चेंज यहाँ पे होगा वही चेंज यहाँ पे होगा, और अगर चेंज इसके अंदर होगा तो प्रोटीन जो बनेगी वो भी तो एबनॉर्मल बनेगी ना, अगर डीएनए बदल रहा है तो देखिए कहां इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? डीएनए के अंदर बदलाव आया तो आरएनए बदला, आरएनए बदला तो प्रोटीन भी एबनॉर्मल प्रोड्यूस हुई। आ रही है बात समझ में? अभी डिजीज पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो होता है। मतलब एक सिंगल बेस में भी चेंज आ गया। क्या हो गया? एक सिंगल बेस के अंदर भी चेंज आ गया तो वो पूरे के पूरे आगे फ्रेम को बदल देता है। अब बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा म्यूटेशन अभी। बस ध्यान से सुनते रहना, कॉपी लिखने के चक्कर में मत पड़ना। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, दोबारा बना लेना, दोबारा 1.5 घंटा वेस्ट कर लेना, कोई परेशानी नहीं है, वेस्ट नहीं होगा समय। बस समझ लो पहले। अभी देखो, अब ये म्यूटेशन के पहले मैं बात करता हूं टाइप्स की। म्यूटेशन के मैं पहले टाइप्स की बात करता हूं। और म्यूटेशन को जो पहली बार डिस्कवर किया था वो थे हमारे ह्यूजो डी वराइज। कौन थे? ह्यूजो डी वराइज, जिन्होंने म्यूटेशन को पहली बार जो है डिस्कवर किया था। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा हमारे म्यूटेशन कई तरीके के हो सकते हैं। म्यूटेशन हमारे कई तरीके से हो सकते हैं। पहला लिख रहा हूं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन देखिए, पहला टाइप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो नेचर के अंदर अपने आप हो, जिनको कोई ना करवाए, जो नेचर के अंदर अपने आप हो रहे हो, वो स्पॉन्टेनियस है। जो कि इंड्यूस किए जाएं, इंड्यूस किसके बेसिस, कौन करता है? इंड्यूस के बेसिस पे हमारी अल्फा बीटा गामा रेज यूवी रेज ये सारी की सारी म्यूटाजेनिक होती है। फॉर्मेलिन, मस्टर्ड गैस, एक्रेडीन डाइज, आ रही है बात समझ में, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। तो जो भी इंड्यूस हो जाए म्यूटेशन, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आ रही है बात समझ में? मेहल, आप जो भी कुछ बोलेंगी बेटा मेरे को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज माइक लगा हुआ है। तो अगर बेहतर होगा आप टाइप करके लिख दे किसी चीज को। मेहल, या तो आप टाइप करके लिख दें, आप अगर बोलेंगी तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, मैंने माइक लगाया हुआ है। तो या तो आप बेहतर है उस चीज को लिख लें अपनी कॉपी में, जहां समझ में नहीं आया मैं बाद में समझा दूंगा, या आप उसको टाइप करके नीचे लिख दें तो मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। ठीक है, तो पहला टाइप मैंने बताया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो नेचर में अपने आप होते हो, इंड्यूस्ड म्यूटेशन जिनको इंड्यूस किया जाता हो बाय म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आर दोज एजेंट्स विच इंड्यूस द म्यूटेशन, जो इंड्यूस कराते हैं म्यूटेशन को। जैसे मैंने अभी आपको बताई जो हमारी रेज थी, आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड रेडिएशंस, और हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स थे जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा दूसरे टाइप के हमारे म्यूटेशन होते हैं जिन्हें कहा जाता है सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मलाइन म्यूटेशन। सोमैटिक और जर्मलाइन म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है? सोमैटिक म्यूटेशन होंगे हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर? सोमैटिक सेल्स के अंदर। तो जो सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इनहेरिटेंस होने की कम है, लेकिन जर्मलाइन म्यूटेशन अगर हो जाता है, मतलब जर्म सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है, स्पर्म के अंदर या ओवम सेल के अंदर म्यूटेशन कॉज हो रहा है, तो उसे हम लोग जर्मलाइन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, एक और म्यूटेशन का टाइप है जिसे कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होगा? जैसे सपोज करो एक नॉर्मल फिनोटाइप था, और उसके अंदर म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन होके जो है एक न्यू टाइप का फिनोटाइप वहां पे बन जाए, एक नया टाइप का फिनोटाइप आ जाए, तो ये क्या हुआ? एक नॉर्मल फिनोटाइप से नया फिनोटाइप बन गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहेंगे। और ये नया फिनोटाइप वापस म्यूटेशन करके नॉर्मल बन जाए, वो वापस नॉर्मल बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? बैकवर्ड म्यूटेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा और हमारे टाइप से, ये तो एक बेसिक बात करी है मैंने, अभी और बहुत सारे टाइप हैं म्यूटेशन होने के, कई टाइप्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है। और म्यूटेशन कौन कौन से हैं वो देखिए। देखिए, एक होता है हमारा जीन म्यूटेशन, मतलब वहां पे पूरी की पूरी जीन ही म्यूटेट कर जा रही है। और जीन क्या होती है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन म्यूटेशन के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं बेटा। जीन म्यूटेशन के अंदर
कई टाइप्स होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो कि जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, वो ही बदल जाए, वो ही बदल जाए। अब ये किस बेसिस पे हो सकता है? ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है, ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है, या ये पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है। ये बुक के अंदर है, अभी बताता हूं ये कैसे होगा। या पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है कि एक पूरा सेगमेंट चला जाए डीएनए का। क्या चला जाए? पूरा एक सेगमेंट चला जाए, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। और पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि सिंगल नाइट्रोजिनस बेस में, मतलब क्या होगा? सिंगल नाइट्रोजिनस बेस के अंदर चेंज आएगा। अब ये कैसे समझना है? ये डीएनए की डबल चेन है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहां पे मैं ये पूरे के पूरे नाइट्रोजनस बेसिस को लगाता चला जा रहा हूं रेंडमली, ये रेंडमली में लगाता चला गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ए पेयर करता है टी के साथ, टी पेयर करेगा ए के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ठीक है, इनके बेसिस पे आप बनाते चले जाइए। ये आपको अगले चैप्टर में सीखना पड़ेगा, सीखना जरूर पड़ेगा। ये मैंने आपका डीएनए बना दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लो पोलैरिटी भी लिख दे दी। बताऊंगा पोलैरिटी क्यों लिखी जाती है, चैप्टर नंबर 6 में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि एक जीन थी पूरी, डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए के अंदर इस तरीके के, डीएनए के अंदर जो है ना, इस तरीके के 3.3 बिलियन बेसिस हैं। कितने? 3.3 बिलियन बेसिस है, लगातार चेन बनी हुई है। ये कोड्स की जो हमारे नाइट्रोजनस बेस लिखे हैं मैंने, ये कोडॉन्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, अगर पूरा कुछ एक सेगमेंट चला गया, इतना एक सेगमेंट यहां से गायब हो गया इस जीन का, तो ये क्या हो गया? एक फ्रेम चला गया इसका। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, जहां पे एक पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया, या यहां से फ्रेम डिलीट हो गया, इसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आ रही है बात समझ में? अभी बताऊंगा इसके भी टाइप्स होंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी। और अगर केवल एक ही नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आए, किसमें? एक ही नाइट्रोजनस बेस में बदलाव आए, तो उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। उसे कहेंगे क्या? पॉइंट म्यूटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन होगा, डिलीशन मतलब डिलीट हो गया, वहां से फ्रेम पूरा का पूरा डिलीट हो गया, या उसके अलावा वहां पे इंसर्शन हुआ, इंसर्शन हुआ या एडिशन हुआ। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। उसके अलावा पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ? हमारा केवल एक नाइट्रोजनस बेस बदला। अब आप कहोगे कि ये एक बेस बदलने से क्या क्या होगा, मतलब हो क्या जाएगा? अगर ये बदल गया तो बदल जानो ना, तुमने तो बताया कि 3.3 बिलियन है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, मैं अभी एज्यूम करके बताऊंगा। और मैंने क्या बोला, ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या हुआ, ये एक हमारी जीन थी जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये लिख दिया मैंने सेट इसको। अब ये था हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने क्या बताया था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या बनाता है? आरएनए को बनाता है, आरएनए को बनाता है। तो इसका मैं आरएनए बना दे रहा हूं। तो जब भी आरएनए बनता है, ये मैं 5:3 और 3:5, तो मैं जो आरएनए बनता है वो हमेशा नीचे वाले सेगमेंट का बनता है, ठीक है, इसका। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिख सकते हैं? ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आरएनए में कभी भी, आरएनए के अंदर कभी भी थाइमिन नहीं होता, तो बस ए की जगह ए, ये पूरा का पूरा एज इट इज उतार दीजिए, बस जहां टी है वहां यू लगा दीजिएगा, जहां जहां टी है वहां वहां यू लगाना है। मैं 6 चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन म्यूटेशन समझाना है आपको तो ये समझाना पड़ेगा। यहाँ पे ये म्यूटेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये म्यूटेशन करके दिखा रहा हूँ। ये बन गया भाई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए।
ये जो थे 3 का पेयर, ये थे 3 का पेयर, इन्हें कहते हैं कोडॉन। और ये 3 ने मिलकर क्या बनाया, एक सिंगल कोडॉन। मतलब एक कोडॉन ये, दूसरा कोडॉन ये, और तीसरा कोडॉन, ये 3 का जो पेयर है ये कोडॉन कहलाता है। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को बनाया, एक अमीनो एसिड ये इसने बनाया, एक अमीनो एसिड इसने बनाया, एक अमीनो एसिड इसने बनाया, कोड करा, और इन्होंने आपस में पेप्टाइड बॉन्ड लगा के ये एक प्रोटीन बना ली, जो कि फंक्शनल प्रोटीन थी, जो कि फंक्शनल प्रोटीन थी। अब क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब आप सपोज करो कि म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन में क्या हो गया, यहां पे ये यूवी लाइट आई, और ये जो सी वाला था, ये जो सी था, इसको यहां पे डिलीट कर दिया। मैं यहां पे डिलीशन का एग्जांपल ले रहा हूं। इसका डिलीशन का मतलब ये यहां से खत्म हो गया। यहां पे डुप्लीकेशन भी हो सकता था। डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन स्लिपेज के टाइम पे होता है, हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। मतलब 1 लाख में एक केस, 1 मिलियन में एक ऐसा केस है जो डुप्लीकेट हो सकती है। मतलब एक ये क्या होता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करता है कि जब आपका रेप्लिकेशन कर रहा होता है, उसमें गलती से वो एरर कर देता है और 1 की 2 कॉपी बना देता है, उसे डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं डिलीशन का एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे डिलीट हुआ, तो डिलीट होने का जो इंपैक्ट है वो प्रोटीन के ऊपर क्या आएगा, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेट करके बैठिए। यहां पे क्या हुआ कि ये जो था ये डिलीट हो गया। अब ये डिलीट हो गया, तो इससे पेयर करने के लिए, इस सी से पेयर करने के लिए, ठीक है, यहां पे होना चाहिए था, उल्टा कर दिया है। यहां पे ये सी है, ठीक है, इस सी से पेयर करने के लिए क्या है, जी नीचे है। तो जब सी नहीं रहा तो जी भी नहीं रहेगा, तो जी भी नहीं रहेगा, तो ये दोनों यहां से खत्म, ये दोनों यहां पे से खत्म हो गए। अब जब जी नहीं रहा तो यहां पे बनाने वाली जो हमारी सीक्वेंस था, ये वाला, ये भी नहीं रहा, क्योंकि तीसरे नंबर वाले जो भी हैं वो सब गायब हो गए। ये तीसरे नंबर पे था ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो पहला कोडॉन का जो तीसरा नाइट्रोजनस बेस है वो यहां से गायब हो गया। अब जैसे ही ये गायब हुआ तो ये जो फ्रेम था वो तो बनना 3 का ही है, 3 ही नाइट्रोजनस बेस तो एक कोडॉन को बनाएंगे। एक कोडॉन क्या 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। तो ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा AUC, तो C यहां से गायब हो गया, इसने इसके साथ कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आगे शिफ्ट हो गया। जो पहले CGA था अब हो गया GAT, और लास्ट वाला जो बचा वो आगे शिफ्ट हो गया। तो ये जो कोडॉन होते हैं ना बेटा, ये स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जैसे ये AUC था, तो ये सपोज करो एक अमीनो एसिड को बना रहा था, आपका नाम बता दे रहा हूं मैं, मिथियोनिन, फॉर एग्जांपल मिथियोनिन को बना रहा था ये। तो यहां पे चलो AUC वो रहा, क्योंकि ये तीसरा वाला सी था जो नेक्स्ट कोडॉन में, तो पहला मिथियोनिन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो CGA था, ये सपोज करो ग्वानिन उसको बना रहा हो, ग्लाइसिन को बना रहा हो, तो यहाँ पे CGA तो नहीं रहा, अब GAT हो गया, और GAT किसी और अमीनो एसिड को बनाता है, GAT किसी और अमीनो एसिड को बनाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे T मत लिखिए, आप यू ही कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, RNA के अंदर हमारा थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो ये हमारा GAU किसी और अमीनो एसिड को बना रहा है। पहले ये कोड क्या था, इतना था, लेकिन जब ये डिलीट हो गया तो फ्रेम हमारा बदल गया, AUC आगे शिफ्ट हो गया, ये GAU आगे आ गया, फिर लास्ट वाला जो कोडॉन है वो आगे शिफ्ट हो गया, वो हमारा आगे शिफ्ट हो गया। तो नेचर ऑफ अमीनो एसिड जो है, मैंने क्या बताया, ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाता है। तो यहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे, और जब अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे तो जो नॉर्मल फंक्शनल प्रोटीन थी वो अलग प्रोटीन बन जाएगी, मतलब उसका जो प्रोटीन का नेचर है वो ही बदल जाएगा। अब सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन जो फंक्शन करता है, वो क्या म्यूटेटेड इंसुलिन कर पाएगा,
या आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन, नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन काम करता है, वो क्या आपका म्यूटेटेड ग्रोथ हार्मोन काम कर पाएगा? मेरे हिसाब से वो एबनॉर्मेलिटी ले आएगा या डिजीज कंडीशन को लेके आ जाएगा। तो इसलिए ये जो म्यूटेशन होते हैं ये डिजीज करते हैं हमारी बॉडी में। अभी दिखाता हूं, यहां पे तो मैंने एक म्यूटेशन करके दिखाया आपको कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना और सिंगल से ये हमारी लास्ट में प्रोटीन बनी और प्रोटीन का नेचर ही इसने बदल दिया। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे म्यूटेशन जो आपके सिंगल नाइट्रोजनस बेस पे हो उन्हें पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, और जो हमारे पूरे एक सेगमेंट को लेके गायब हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये तो थी हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात। उसके अलावा एक चीज होती है जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, जिसे ये इसी के अंदर आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं। अभी बताया प्यूरिन कौन कौन से थे, बताए मैंने, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन मैंने कौन कौन से समझाए आपके? साइटोसिन, सॉरी एडेनिन और ग्वानिन, और साइटोसिन और थाइमिन, पिरिमिडीन बताए। अब सपोज करो एक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन होना। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन प्यूरिन से बदल जाता है और पिरिमिडीन पिरिमिडीन से बदल जाता है। मतलब जहां पे पहले ए था, ए जी से बदल जाएगा, और जहां पे पहले सी था वहां पे टी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसे कहते हैं ट्रांजिशन। एक होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसवर्जन, जिसे कहा जाता है ट्रांसवर्जन। और ट्रांसवर्जन कैसे होगा? ट्रांसवर्जन होता है जब हमारा प्यूरिन पिरिमिडीन से बदल जाए और पिरिमिडीन प्यूरिन से बदले, उसे हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। मतलब ये कैसे होगा कि ए जो है, ए हमारा टी से रिप्लेस हो जाए या सी से रिप्लेस हो जाए, और जी जो है वो भी सी से रिप्लेस हो जाए या टी से रिप्लेस हो जाए। तो यहां पे इस चीज को कहा जाता है क्या? ट्रांसवर्जन होना। और यहां पे इसमें टाइप क्या था? सब्स्टिट्यूट हो गए। एक नाइट्रोजनस बेस की जगह दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ गया। इट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। इट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक और टाइप होता है बेटा जिसे हम लोग टॉटोमराइजेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉटोमराइजेशन। ठीक है। टॉटोमराइजेशन के अंदर क्या होता है वो भी देख लीजिए। हाँ जी, एक होता है जिसे हम लोग टॉटोमराइजेशन कहते हैं। टॉटोमराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये एडेनिन है या थाइमीन है या ग्वानिन है या साइटोसिन है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, इस नाइट्रोजनस बेस के इलेक्ट्रॉन के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाए। क्या हो जाए? रीअरेंजमेंट हो जाए। किसके अंदर? इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर। और रीअरेंजमेंट होने की वजह से इनकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाए। क्या बन जाए? इनकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाए। और वो जो फॉर्म है वो नॉर्मली उनके साथ ना पेयरिंग करे जिनके साथ वो करती थी। तो ऐसे केसेस में जहां पे क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर हुआ, इसकी वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस हुए? टाउटोमर्स।
और ये जो टॉटोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये टॉटोमर्स क्या होते हैं हमारे, ये इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म को बना लेते हैं। और ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये क्या करती हैं, मिसपेयरिंग करती हैं, मिसपेयरिंग करती हैं। मिसपेयरिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, जी हमेशा सी जी के साथ पेयर करेगा, तो ये मिसपेयरिंग कॉज करे और मिसपेयरिंग कॉज करके हमारी क्या कर दे, सीक्वेंस को चेंज कर दे, उसे कहते हैं हम लोग टॉटोमराइजेशन। आ रही है बात समझ में। अब 2-3 म्यूटेशन के टाइप और बचे हैं, ठीक है। हालांकि पूरा नहीं हो पाएगा आज ये टॉपिक, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैं जीन म्यूटेशन को ही कवर कर पाऊंगा, ठीक है। एक बेटा हमारा होता है जिसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, जिसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, और एक है मिससेंस म्यूटेशन। वो और देख लीजिए क्या होते हैं। एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन और एक है आपका मिससेंस म्यूटेशन। वो क्या होगा वो देख लीजिए। नॉनसेंस और मिससेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है कि म्यूटेशन हो और हमारा वहां पे क्या हो कि जैसे मैंने ये बताया था, इनके अंदर क्या होता है ना बेटा, ये जो कोडॉन्स मैंने लिखे थे, जो मैंने आपको यहाँ पे कोडॉन्स लिख के बताए थे, ये जो कोडॉन्स लिखे थे इनसे आरएनए बनाया था, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और यहाँ पे मैं इसका आरएनए बना दे रहा हूं, तो आरएनए बन गया AUC A, टी की जगह आ जाएगा आपका U, ए की जगह आपका ए ही रहेगा, सी की जगह जी, और टी की जगह यू। ये आपके कोडॉन्स बन गए। तो ये जो कोडॉन्स होते हैं ना बेटा, ये भी स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होते हैं। मतलब स्टार्ट कोडॉन का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करवाना, और स्टॉप कोडॉन का काम होता है कि उस प्रोसेस को बंद करना। मतलब ये इंफॉर्मेशन भी सोच रहे हो आप कितना प्रिसाइज है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन भी न्यूक्लियस में है, मतलब उसको बनाने की जो इंफॉर्मेशन है स्टार्ट करने की वो भी यहीं पे है और स्टॉप करने की इंफॉर्मेशन भी यहीं पे है। तो ऐसा हो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो और यहाँ पे ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि ये जो पहला कोडॉन है ये कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल कोडॉन था वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, स्टॉप कोडॉन में। किसमें, स्टॉप कोडॉन में। और स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, पहला ही अमीनो एसिड कंप्लीटली नहीं बन पाएगा, आगे क्या अमीनो एसिड तो कैसे बनेंगे क्योंकि प्रोसेस तो पहले ही स्टॉप हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, जो प्रोटीन बनेगी वो इनकम्प्लीट बनेगी। यहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बनेगा, इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड बनेगा इस कंडीशन में, जिसे मैंने क्या कहा है, नॉनसेंस म्यूटेशन कहा है। आ रही है बात समझ में। और एक होता है जैसे नॉनसेंस हुआ, इसी तरीके से होता है जिसे मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। मिससेंस म्यूटेशन क्या होगा वो भी देख लीजिए। मिससेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि म्यूटेशन हो और ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नॉर्मल प्रोटीन से एंटायरली डिफरेंट है। मतलब यहां पे पहले वाले केस में तो क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड बना ही नहीं, या बना तो वो इनकम्प्लीट बना क्योंकि पहले ही म्यूटेशन होने के कारण कोडॉन जो है उसको स्टॉप कोडॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन यहां पे क्या होगा, मिससेंस म्यूटेशन के अंदर, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बने, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, प्रोटीन चेन बने, वो प्रोटीन चेन, वो जो है प्रोटीन चेन वो इस तरीके की बने जो एबनॉर्मल हो, और एबनॉर्मलिटी की वजह से, जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको करके दिखाया था ना, वो अलग ही अमीनो एसिड आ गए, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है
बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो नॉर्मली होनी चाहिए थी वो ना हो, उसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, उसे कहते हैं हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन। तो ये जो पार्ट थे ये तो थे जीन म्यूटेशन से रिलेटेड। अब क्रोमोसोम म्यूटेशन भी बाकी है, जहां पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और एक कंडीशन पढ़ेंगे जहां पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाएगा, क्रोमोसोम का सेट ही गायब हो जाएगा, उसे हम लोग यूप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, तो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी समझाने के लिए बहुत समय चाहिए, और उसमें भी अलग अलग मामले हैं। वहां पे ट्रांसलोकेशन होता है, इन्वर्जन होता है। हालांकि देखो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में इतने से पैराग्राफ में सब खत्म है, लेकिन म्यूटेशन अगर समझना है तो ये ध्यान से समझना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से समझ में ना भी आया हो तो भैया मुझे मैसेज करके बता देना, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी है। अगर ये समझ लिया तो ये बेटा अगले चैप्टर की एक तरीके से समझ लो नींव है, और ये यूनिट हमारी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक्स है, ये इतनी आसान नहीं है जो समझ में आ जाए। तो नहीं समझ में आया हो तो ईमानदारी से मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? कि जैसे सर नहीं आया, मुझे दोबारा क्लास रखनी पड़े मैं दोबारा रखूंगा, और दोबारा दूसरी तरीके से दूसरी लैंग्वेज में दूसरे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी है। और बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि ये जो कोडॉन है या ये चीजें हैं, ये सारी की सारी चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। क्योंकि चैप्टर जब 6 पढ़ाऊंगा तो आप बहुत सारी चीजों से फेमिलियर हो गए यहाँ पे, ठीक है? और जो एनसीईआरटी में गिवन है उन्होंने तो आधी अधूरी बात कर दी है, बच्चे को बेसिक पता नहीं है, लेकिन आगे की तुम रामकथा बता रहे हो तो कैसे पता चलेगी? तो पहले बेसिक तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए ये बिल्कुल नई चीज है आपको, तो समझ में ना आए तो घबराना मत, बहुत ईजी है। अगर ना आ रही हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बताऊंगा। और अगली बार अगले क्लास में ही मैं शुरू करूंगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने करूंगा तो फिर मैं 1 घंटा और 1.5 घंटा और खींचेगा ये समझाने में, इसको एक्सप्लेन करने में, और कैसे होता है वो डिसजंक्शन बताना पड़ेगा, मियोसिस के अंदर किस तरीके से वहां